अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अलीज़ी व्लॉग्स। गरीदा फारूकी अक्सर अपने ट्वीट्स और बयानात में कहती हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ख़त्म शुद। पाकिस्तानियों, कल इमरान खान साहब ने जेल से एक जुमला कहा, अली अमीन गंडापुर अब वज़ीर आला नहीं रहे। ये जुमला इतना ताकतवर था कि इसने निज़ाम को हिला कर रख दिया। आधी रात को हुक्मरान जमात की दौड़ें लग गईं। डिप्टी वज़ीर आज़म मोहसिन नकवी नवाब शाह की तरफ दौड़ पड़े। जरदारी और तमाम मुक़्तदरा सो कॉल्ड सर जोड़ करके बैठ गए। 2 हफ्तों से जारी जेली लड़ाई का खात्मा हुआ। एक बार फिर इत्तेहाद के साथ इमरान खान के खिलाफ खड़े होने का अहद किया गया। इस्टेब्लिशमेंट के हरकारे घबराए हुए धंधनाते हुए अडियाला जेल के सामने कैमरों में नज़र आए। इसके अलावा सोशल मीडिया पर हर तरफ सिर्फ एक ही आवाज़, एक ही तहरीर नज़र आती है कि अली अमीन गंडापुर अब वज़ीर आला नहीं रहे। इस फैसले की टाइमिंग कैसी थी? अली अमीन गंडापुर अपनी वजारत बचाने की कोशिश करेंगे या नहीं? इस्टेब्लिशमेंट नए वज़ीर आला को हल्फ उठाने देगी या नहीं? इसके ऊपर आज तफसील से बात करेंगे। चमगोइयाँ बहुत सारी हैं, स्पेकुलेशंस बहुत सारी हैं। इमरान खान ने वज़ीर आला की तब्दीली की क्या वजह बताई, इसके ऊपर सबसे पहले बात करते हैं। इमरान खान साहब ने अपने ट्वीट में वाज़ेह अल्फाज में कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो एजेंसियों की और वफाक की जंग व जदल की पॉलिसी है, इसके ख़िलाफ़ अली अमीन मुअस्सर किरदार अदा नहीं कर सके, लिहाजा मैं उनको ओहदे से हटा करके नए वज़ीर आला को नामज़द करता हूँ। अब नए वज़ीर आला आकर के क्या तब्दीलियाँ कर सकते हैं, उससे पहला सवाल ये है कि क्या नए वज़ीर आला कानूनी और आइनी तरीके से आ भी सकते हैं, और अगर आ सकते हैं तो उनके रास्ते में क्या रुकावटें खड़ी की जाएंगी? अगर की जाएंगी तो वो कौन सी रुकावटें होंगी? इसके अलावा एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है जब मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पाकिस्तान में तकरीबन सुबह का वक्त है और लाहौर के अंदर खून की होली खेली जा रही है। मस्जिद रहमत लिल आलमीन तहरीक लब्बैक का जो मरकज़ है, उसकी फुटेजेस इंतहाई दर्दनाक हैं। मस्जिद की टाइलों के ऊपर खून ही खून नज़र आ रहा है। 8-8, 10-10 बंदे एक ज़ख्मी फ़र्द को उठा करके टाइलों पे लिटा करके हाथों में ड्रिपें पकड़ के आपको नज़र आ रहे हैं। इस तरह मस्जिद की सफ़ों के ऊपर लाइनों में ज़ख्मी पड़े हुए हैं। अब तक की इतलात के मुताबिक 2 लोगों की शहादत जो है वो कन्फर्म हो चुकी है कि मस्जिद के अंदर उनकी मैयतें और एम्बुलेंस वहाँ पे, शेल वहाँ पे मारे जा रहे हैं। वीडियोज़ आ रही हैं कि जनाब वहाँ पे तेज़ाब तक लोगों पे फेंका जा रहा है। इसके पीछे क्या वजूहात हैं, क्या मकासद हैं, जनरल गुड़िया इस वक्त क्या करना चाह रही हैं, इसके ऊपर भी तफसील से बात करते हैं। लेकिन अली अमीन वाला जो मामला है उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लें। अली अमीन साहब ने इस्तीफ़ा कुंडी यानी कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जो है उनको भेज दिया है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने भी अपने तौर पे मजाक उड़ाने की कोशिश की है। उनके हवाले से कुछ ट्वीट्स ऐसे किए कि क्यों उदास बैठे हो सर्दियों की शामों में, इस तरह तो होता है फिर इस तरह के कामों में। आपको पता होगा कि गवर्नर और अली अमीन की आपस में नहीं बनती थी, बहुत सख्त किस्म के बयानात एक दूसरे के हवाले से देते थे। लेकिन इस वक्त अहम सवाल ये है कि इमरान खान साहब ने जैसे ही ऐलान किया नए वज़ीर आला का, तो तमाम जमात उसके साथ तकरीबन आकर के खड़ी होगी। कुछ खबरों के मुताबिक मशाल यूसुफजई बैरिस्टर सैफ वहाँ जेल में मौजूद थे, इमरान खान साहब को कन्विंस करने की कोशिश करते रहे। बैरिस्टर गौहर ने इस खबर की तरदीद या तस्दीक करने में काफ़ी देर लगाई। पूरा दिन गुजर गया, रात आ गई, इधर उधर से तमाम रास्ते जब उनको बंद नजर आए तो फिर मजबूरन उन्हें प्रेस टॉक करनी पड़ी। इसका पहला ऐलान आकर के सलमान अकरम राजा साहब ने किया कि यह खबर बिल्कुल सच है, इमरान खान साहब ने वज़ीर आला को तब्दील कर दिया है। उसके बाद अली अमीन का ट्वीट आया फेसबुक के ऊपर और उनकी पोस्ट आई और उसके कुछ ही घंटों बाद उस पोस्ट को डिलीट कर दिया गया। फिर अफवाहों ने जन्म लिया कि क्या खिचड़ी पक रही है। के पी हाउस के अंदर इस्लामाबाद में बैठक हुई, वहाँ पे ये तमाम तहरीक इंसाफ की क़यादत मौजूद थी और ये खबरें चल रही थी कि खान साहब से फ़ैसले को रिवर्स करवाया जाए। बहरहाल जो भी, बिलाखिर अली अमीन गंडापुर साहब ने अपने ट्विटर अकाउंट से अपना ऑफिशियल इस्तीफ़ा जो है रात गए पोस्ट करके ये ऐलान कर दिया कि मैं अब घर जा रहा हूँ। उससे पहले अली अमीन के ऑफिस में जो लोग हैं, उनकी मीडिया टीम से रिलेटेड, उन लोगों ने भी इसकी तस्दीक की थी। लेकिन ये आखिरी मोहर थी जब अली अमीन गंडापुर ने अपना इस्तीफ़ा पोस्ट कर दिया। अब कुछ सवाल उठाने वाले ये कह रहे हैं कि इस इस्तीफ़े के अंदर वाज़ेह सतह लिखी हुई है कि मैंने इमरान खान साहब के कहने पर इस्तीफ़ा दिया, जो कि अदालत में चैलेंज की जा सकती है कि इमरान खान साहब अदालत से इस वक्त जेली अदालत से नाअहल हैं और वो पार्टी की चेयरमैन नहीं है, तो उनके कहने पर इस्तीफ़ा कैसे दिया जा सकता है। इसके अंदर हर्डल्स डाली जा सकती हैं। लेकिन इसके ऊपर जो मैंने कानूनी मशवरा लिया लोगों से, तो उसमें राय यही थी कि अगर वज़ीर आला की अपनी मर्ज़ी शामिल है, उसके ऊपर दस्तखत मौजूद हैं, तो फिर अदालत इसमें कुछ नहीं कर सकती। अदालत को बहुत ही ठोस सबूत चाहिए होंगे। बहरहाल अगर लटकाया जाना मकसद हो इस केस को, इस मामले को, तो किसी हद तक लटकाया जा सकता है। तरीकाकार इसका अब ये होना है कि गवर्नर को इस्तीफ़ा भेज दिया गया है। अब गवर्नर अगर उसे कबूल नहीं भी करता तो 48 घंटे बाद वज़ीर आला जो है वो ऑटोमेटिकली आइन की रूह से डिसमिस हो जाएंगे।
उसके बाद स्पीकर इजलास बुलाएगा, इजलास में वोटिंग होगी, नए वज़ीर आला इमरान खान साहब के नामज़द जो हैं, ज़ाहिर है पार्टी ने तमाम वोट उन्हीं को देने हैं और वो इस तरीके से वज़ीर आला बन जाएंगे, हल्फ उठा लेंगे। लेकिन क्या एस्टैब्लिशमेंट उनको वज़ीर आला बनने से रोकेगी? हाँ, ये एक सवाल पैदा होता है कि हो सकता है उनके ऊपर केसेस पहले से हैं, किसी केस में उनको सज़ा दिलवा करके उनकी कानूनी हैसियत ऐसी बना दी जाए कि जिस पर वो हल्फ ना उठा सकें। लेकिन इमरान खान ने अगर उन्हें तब्दील करने का फ़ैसला कर लिया है तो इस फैसले को रोका जाना बहुत मुश्किल है। इमरान खान की बहुत ही वाज़ेह अक्सरियत इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मौजूद है, तो वो अगर तब्दील कर रहे हैं अली अमीन गंडापुर को, तो उनको रोकना यूँ समझिए कि एक सैलाब के बहुत बड़े रेले को रोकना होगा, इमरान खान साहब के फैसले को। बहरहाल सुहेल साहब के सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं? सबसे पहला जो रीज़न इमरान खान साहब ने बताई कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर क़याम अमन का मतलब है कि फ़ौजी ऑपरेशंस को वहाँ पर रोकना। वफाक की तरफ से, एजेंसीज़ की तरफ से, एस्टैब्लिशमेंट का इतना बड़ा इन्फ्लुएंस और एक नो उम्र वज़ीर आला जो पहली मरतबा बन कर के आए खैबर से, क्या वो इस लेवल पे जाकर के स्टैंड ले पाएंगे? अब तक की अगर मैं सूरत हाल आपको सुहेल अफरीदी साहब की बताऊं तो वो ये है कि एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ खुल करके बात करते हैं, असम्बली के ऊपर, जलसों के अंदर वो जिस तरह से ललकारते हैं, शायद ही कोई पार्टी के अंदर दूसरा शख्स ऐसा हो जो एस्टैब्लिशमेंट का नाम लेकर के उनकी पॉलिसियों को इतने सख्त अल्फाज में ललकार सकता हो। लेकिन एक चीज़ आपने जहन में रखनी है, जब आपकी ललकार और आपका बयान स्टैब्लिशमेंट को जितना नुकसान दे सकता है, उसके ऊपर स्टैब्लिशमेंट या स्टैब्लिशमेंट के अंदर मौजूद अहम शख्सियात उसके ऊपर उतना ही रिएक्शन करती हैं जितना आप उनको नुकसान दे रहे हैं। तो आप एक MPI या वज़ीर होकर के कोई बयान देते हैं तो उससे क्या नुकसान है, लेकिन अगर आप जब वज़ीर आला होते हुए पॉलिसीज़ के अंदर शामिल हो जाते हैं और किसी भी किस्म की पॉलिसी को इम्पोज करने से रोकते हैं, तो फिर इस्टेब्लिशमेंट का या उन शख्सियात का रद्द अमल बहुत अलग आता है, फिर आपके ऊपर प्रेशर भी अलग लेवल का होता है। इसलिए आप अक्सर उन लोगों को देखते होंगे कि जो अगर अपोजिशन में हैं, अगर एहतजाजी तहरीक के अंदर शामिल हैं, तो उनके बयानात मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन जब वो ओहदे के ऊपर आते हैं तो फिर उनको मुख्तलिफ तरीके से डील करना पड़ता है। यहाँ पर वफाक को साथ लेकर के चलना, इस्टेब्लिशमेंट को, जाहिर सी बात है इस्टेब्लिशमेंट एक हकीकत है पाकिस्तान के अंदर, उनकी पॉलिसीज़ को खैबर पख्तूनख्वा के अंदर रोकना और अवामी मुंतखब नुमाइंदों ही की मर्ज़ी से तमाम कवानीन और तमाम पॉलिसियों को इम्पोज करना खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा। लेकिन इस सब चैलेंजेस से बड़ा चैलेंज इमरान खान की रिहाई और एहतजाजी तहरीक को लेकर के चलना, ये जनाब सुहेल साहब के आगे बहुत बड़ा इस वक्त चैलेंज है। सुहेल साहब ने लास्ट अपने एक जलसे में कहा भी था, जो अभी रिसेंट सवाबी के पेशावर के अंदर जलसा हुआ, उस जलसे में उन्होंने बहुत वाज़ेह अल्फाज में कहा कि लीडरशिप दोबारा से ऐलान करे एहतजाज का, हम तैयार बैठे हैं डी चौक जाने के लिए। अब ऐसे सिनेरियो में जब एक्सटेंशन आ रही है और इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा की तमाम काबीना ही बदल दी, अब नई काबीना में नए लोग होंगे और वही लोग होंगे जो एहतजाजी सियासत के अंदर और मुज़ाहमत के अंदर यकीन रखते हैं। इमरान खान की इस अपॉइंटमेंट, ये जो उन्होंने रद्द-ओ-बदल किया है फील्डिंग के अंदर, इससे तो ये बात वाज़ेह होती है। तो फिर अगर एहतजाजी सियासत एक बार फिर शुरू होती है खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से वफाक की तरफ, तो उसके नताइज क्या होंगे, ये बड़े इंटरेस्टिंग मोमेंट होने वाले आने वाले दिनों में। बहरहाल सुहेल आफरीदी साहब जो हैं एक ग्राउंड वर्कर हैं, वो तहरीक इंसाफ में पहली मरतबा इलेक्शन लड़ा उन्होंने, और यकीन जानिए पाकिस्तान की 76 साल तारीख के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद जमात है जो किसी भी ग्राउंड लेवल के वर्कर को उठा करके वज़ीर आला बना सकती है। आप मुझे इसकी एक भी मिसाल नहीं दे सकते कि पंजाब में जब भी नून लीग इक़्तिदार में आई फॉर्म 47 लेकर के या जेली इलेक्शन लेकर के, तो उन्होंने हमेशा अपने घर के फ़र्द को ही वहाँ पर वज़ीर आला बनाया। लेकिन इमरान खान साहब की हुकूमत में आप देख लें कि अली अमीन से भी उनकी कोई रिश्तेदारी नहीं थी और सुहेल आफरीदी से भी उनकी कोई रिश्तेदारी नहीं है। वो ग्राउंड वर्कर उन्होंने ऊपर लेकर के आए और एक ऐसे नौजवान को लेकर के आए कि जो शायद उन्हें लगता है कि ये मुज़ाहमत का जो बयानी है इसे लेकर के आगे चल सकते हैं। आने वाली अपडेट्स बड़ी इंटरेस्टिंग हो सकती हैं। बात करता हूँ आपके साथ ये जो इस वक्त लाहौर के अंदर हो रहा है, तहरीक लब्बैक के मरकज़ मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन से जो वीडियो जो फुटेजेस इस वक्त आ रही हैं वो हैरान कुन है। तहरीक लब्बैक ने हफ्ते वाले दिन ग़ालिबन 10 अक्टूबर को, कौन सा दिन बनता है, उस दिन ऐलान किया है कि जनाब हमने मार्च करना है इस्लामाबाद की तरफ फ़लस्तीन के हक़ में। उसके बाद तहरीक लब्बैक की जो लीडरशिप है उसको गिरफ़्तार करने की कोशिश की गई। रात गए, वो मस्जिद को चारों तरफ से घेरा गया, कारकुनान के बीच में तसादम हुआ और उसके बाद गोलियां वहाँ पर चला दी गई सिक्योरिटी पुलिस की तरफ से। अब जनाब मॉडल टाउन के साने के बाद और स्पेशली 26 नवंबर का जो डी चौक में सान्या हुआ था, 100 के करीब लोगों को गोलियां मार दी गई थी, सर खोल दिए गए थे। आज तक किसी को नाम तक नहीं पता कि वो गोलियां किसने चलाई। कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई केस नहीं बना उनके ऊपर। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। इंसानों को जानवर समझ करके काट दिया गया डी चौक की सड़क के ऊपर। उसके बाद मुस्लिम लीग नून और इस्टेब्लिशमेंट को एक बहुत ही आसान हल नज़र आता है कि कहीं पर भी मुज़ाहमत हो, कहीं पर भी आवाम खड़ी हो, कहीं पर भी आवाज़ उठे, तो इसको बड़े आसान तरीके के साथ दबाया जा सकता है। गोली मार के 10-15 लोग गिरा दो, मामला ख़त्म हो जाएगा।
اب بنتا تو یہ ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر لاہور کے اندر تحریک لبیک کا ایک بھی کارکن فلسطین کے لیے آواز اٹھاتے ہوئے یا اپنی مسجد کے اندر موجود پلان بناتے ہوئے احتجاج کے لیے اگر قتل کیا جاتا ہے، مار دیا جاتا ہے، تو آئی جی صاحب کے اوپر مقدمہ ہونا چاہیے، آئی جی کی گرفتاری ہونی چاہیے، پھر آئی جی عدالت میں جا کر کے یہ بیان دے کہ یہ کس کے حکم پہ ہوا، یہ کس نے کیا۔ ان بیانات کے مد نظر پھر اس شخص کو اٹھایا جائے، اس کو اسلام آباد کے ڈی چوک میں لا کر کے اس کے پاؤں کو باندھ کے، ہاتھوں کو باندھ کے، اس کے گلے میں رسی ڈال کر کے اس کو پیڑ کے ساتھ لٹکا دیا جائے جب تک کہ اس کی سانس نہ نکل جائے، جب تک وہ مر نہ جائے۔ یہی انجام ڈی چوک میں اور ماڈل ٹاؤن میں بھی قتل عام کرنے والوں کے ساتھ ہونا چاہیے تھا کہ ڈی چوک میں جن لوگوں کو بے گناہ نہتوں کو گولیاں ماری گئیں، اس کے اوپر تحقیقات ہوں اور پتہ چلے کس نے آرڈر دیا، کس کا حکم تھا، کیوں اس نے حکم دیا، اس کے اندر کون کون لوگ شامل تھے، اس کی میٹنگ کہاں پہ ہوئی تھی، کن کن لوگوں نے اس کے اندر یہ کہا تھا کہ یہ ہونا چاہیے، پھر کن لوگوں نے گولی چلائی سڑک پہ کھڑے نہتے لوگوں کے اوپر۔ ان تمام لوگوں کو ایک لائن میں کھڑا کر کے، ان کے گلوں میں رسیاں ڈال کے، ہاتھ پاؤں باندھ کر کے ان کو لٹکا دیا جائے پوری قوم کے سامنے، تاکہ پاکستان کے اندر کسی بھی بے گناہ شخص کو گولی مار دینے کا جو کلچر ہے، یہ اس گمان کے ساتھ کہ ہم مارنے کے بعد بچ جائیں گے، یہ ختم ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ دوسرا کوئی حل آپ کے پاس نہیں ہے۔ جب تک آپ ظالم کو انصاف کے کٹہرے میں لے کر کے نہیں آئیں گے تو وہ اسی طرح ظلم کرتا رہے گا، جس کی مثال ریسنٹ آپ کے سامنے ہے کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو بہت ہی آسان حل لگتا ہے کسی بھی مزاحمت کے خلاف گولیاں مار کے لوگوں کو خاموش کروا دینا۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق وہاں پر شہادتیں ہو چکی ہیں، متعدد لوگ اس وقت زخمی ہیں وہاں پر، اور اب آنے والی صبح آپ ہمیں بتائے گی مزید، جب وہاں سے اپڈیٹس آئیں گی تو پتہ چلے گا کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں، کتنے سنگین ہو چکے ہیں۔ تحریک لبیک اس کے اوپر کیا رد عمل دے گی، کیا وہ اپنا احتجاج جاری رکھیں گے، کیا ان کی لیڈرشپ کو گرفتار کر لیا گیا ہے، یہ تمام سوالوں کے جواب آنے والے وقت میں بہت جلد ہمیں مل جائیں گے۔ لیکن اس وقت تک کی صورتحال یہ ہے کہ اگر آپ فلسطین کے حق میں اسرائیل کے خلاف مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں، احتجاج کرنا چاہتے ہیں، تو یہ حکومت آپ کو اس کی اجازت نہیں دیتی۔ سینیٹر مشتاق اسلام آباد میں متعدد مرتبہ گرفتار ہوئے۔ ابھی ریسنٹ کراچی سے ایک نوجوان جس نے اسرائیل کے خلاف پوسٹیں کی، فلسطین کے حق میں بات کی، اس کو اٹھا کر کے غائب کر دیا گیا۔ اس کے اوپر ایکٹیوسٹ آواز اٹھا رہے ہیں، اس کے گھر والے روزانہ میڈیا پر آ کر کے بتا رہے ہیں کہ ہمارے بھائی کو کہاں غائب کیا گیا، کسی کو کچھ نہیں پتا، صرف اس وجہ سے کہ وہ فلسطین کے لیے آواز اٹھا رہا تھا۔ اور اب جو تحریک لبیک نے فلسطین کے حق میں احتجاج کی کال دی گئی تھی، اس کو ختم کرنے کے لیے، اس کی لیڈرشپ کو گرفتار کرنے کی کوشش جب وہاں پہ کی گئی تو اس میں یہ نتیجہ ہمارے سامنے آیا کہ لوگوں کو گولیاں مار کر کے خاموش کروانا پڑا۔ بہرحال حالات انتہائی سنگین اس ملک کے اندر ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک طرف ایکسٹینشن کا معاملہ ہے، اپنا اقتدار بچانا ہے، دوسری طرف عمران خان صاحب نے پوری کابینہ کو الٹ پلٹ کر کے نئی کابینہ کھڑی کر دی خیبر پختونخوا کے اندر، نیا وزیر اعلیٰ، اور ان کی جو پالیسیز ہوں گی آنے والے دنوں میں بہت جلد ہمارے سامنے آ جائیں گی۔ عمران خان صاحب کوئی کسی قسم کا ڈرون نہیں چاہتے، کسی قسم کا آپریشن خیبر پختونخوا کے اندر نہیں چاہتے، جبکہ اس وقت جو انہوں نے وزیر اعلیٰ بنایا ہے ان کو سخت احکامات جاری کیے گئے ہیں کہ آپریشن کے خلاف آپ نے کھڑا ہونا ہے، ایجنسیوں اور وفاق کی اس جنگ و جدل کی پالیسی کو خیبر پختونخوا کے اندر نافذ نہیں ہونے دینا۔ ذہن میں رکھیے خیبر پختونخوا کے اندر عمران خان صاحب کی تقریباً 15 سال سے حکومت ہے اور اگلے 30 سال تک رہنی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام کے اندر بہت بڑی مقبولیت ہے، یہ دیہڑوں دیہڑ ختم نہیں ہو سکتی یہ مقبولیت، اس کو کم سے کم ایک دہائی لگ جائے گی اس لیول کی مقبولیت کو ختم کرنے کے لیے۔ تو عمران خان صاحب کو یہ پتہ ہے کہ کس طرح وہاں پر تحریک انصاف کو کمزور کیا جا رہا ہے، کیا کیا حربے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف عمران خان صاحب کا یہ کوئی آج سے سٹانس نہیں ہے، جب سے عمران خان نے سیاست شروع کی ہے اس دن سے آج تک عمران خان صاحب بڑے واضح اس لائن کے اوپر کھڑے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ دشمنی کرنے یا پھر امریکہ کی غلامی کرنے، ان دونوں کے بیچ میں بھی ایک لائن ہوتی ہے، وہاں پہ پاکستان کو کھڑا ہونا چاہیے۔ ہمیں امریکہ سے دشمنی بھی نہیں کرنی لیکن ان کی غلامی بھی نہیں کرنی۔ عمران خان صاحب ہمیشہ سے ڈرون حملوں کے خلاف رہے، آپریشنز کے خلاف رہے، خیبر پختونخوا کے مسائل کو ٹیبل پر بیٹھ کر کے حل کرنے کی بات کرتے رہے، جس کا عملی نمونہ ہم نے دیکھا ان کی گورنمنٹ کے اندر۔ وہاں پہ کسی قسم کی کوئی دہشت گردی نہیں تھی، مثالی امن تھا خیبر پختونخوا کے اندر۔ عمران خان صاحب وہی چاہتے ہیں اور اسی نیت سے انہوں نے اپنی کابینہ کو تبدیل کرنے کا ارادہ کیا، اور دیکھتے ہیں بہت جلد آپ کو نظر آئے گا سہیل افریدی صاحب انشاءاللہ تعالیٰ حلف اٹھائیں گے، دیکھتے ہیں اسٹیبلشمنٹ اس کے اندر کیا ہرڈلز ڈال سکتی ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اگلے ویلاگ میں آپ کے ساتھ مزید اپڈیٹ شامل کرتا ہوں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔